नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शव पर चोट के कई निशान पाए गए। रिपोर्ट में हालांकि मौत का कारण तो नहीं बताया गया, लेकिन विसरा और टिश्यू आगे की जांच के लिए भेजे गए हैं। गोवा पुलिस ने भी परिवार की मांग पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। एफआईआर दर्ज हो गई है। इस मामले में सोनाली फोगाट का पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर नाम का शख्स आरोपी है। पुलिस ने होटल का सीसीटीवी फुटेज खंगाला है। सोनाली फोगाट का मोबाइल जब्त कर लिया है। इधर सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर हिसार पहुंच चुका है। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सोनाली फोगाट की मौत आपको बता दें 23 अगस्त को गोवा में हुई थी। पहले हार्ट अटैक से मौत बताई गई थी, लेकिन परिवार ने कहा था कि ये हत्या है। तो परिवार को हत्या का अंदेशा लग रहा है, शक है परिवार को। पुलिस प्रशासन ने कहा, परिवार कह रहा है कि पुलिस और प्रशासन ने हमारा साथ दिया है, आगे भी उनसे यही उम्मीद है। अगर पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं देती तो आगे की कार्रवाई सीबीआई जांच को दी जाए और जो भी है हम उसके लिए तैयार है। सीबीआई जांच की यहां पर परिवार मांग कर रहा है। तो वहाँ पुलिस प्रशासन ने हमारा साथ दिया है और आगे उम्मीद उनसे ठीक है। अगर पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं देती तो आगे की आगामी कार्रवाई जो सीबीआई जांच है या जो भी है हम उसके लिए तैयार हैं। ठीक है, तो आप तैयार हैं तरफ से जांच के लिए? मतलब सीबीआई जांच की मांग करेंगे आप लोग? ओके, ठीक। परिवार के लोग जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, क्योंकि ये चीज हमने तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए अपना एक विषय रखना है। हमारा अगर परिवार के लोग आके हमको लिख के देते हैं। और हिसार में हमारे सहयोगी मौजूद हैं, मोहम्मद गजाली। गजाली, आप वहां मौजूद है। परिवार जो भाई है सोनाली फोगाट का, वो हमने सुना सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, हत्या का शक जता रहा है परिवार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। इस मामले में जांच जिस तरह से चल रही है, क्या कुछ हुआ है, क्या अपडेट है और आज जो अंतिम संस्कार होने जा रहा है वो कितने बजे होगा, बताएं। जी देखिए, इस वक्त मैं पोस्टमार्टम गृह जो है हिसार सिविल हॉस्पिटल का वहाँ पर खड़ा हूँ। ये मेरे पीछे जो है ये पोस्टमार्टम गृह है। यहीं पर जो है आप कह सकते हैं पोस्टमार्टम कक्ष में सोनाली फोगाट का जो पार्थिव शरीर है उसको यहाँ पर रखा गया है। कल गोवा से रात दिल्ली बाई एयर पहुंचा वो और उसके बाद उनके भाई उसको लेकर यहाँ हिसार आ गए। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है अंतिम संस्कार के बारे में, तो करीब 9 बजे यहाँ से या 9 बजे के बाद यहाँ से शरीर को जो है घर पे ले जाया जाएगा, जो यहाँ से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है, और उसके बाद करीब 11 बजे जो है इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जहाँ तक जांच की बात है तो जांच में धारा 302 के तहत मुकदमा जो है गोवा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। इनके साथ जो 2 लोग गोवा गए थे, जो दोनों पीए बताए जा रहे हैं, उन दोनों को भी वहां पर फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। सबसे अहम बात यह है कि परिवार, उनके भाई की बाइट आपने सुनी जिसमें वो कह रहे हैं कि गोवा पुलिस की जांच से वो संतुष्ट हैं, लेकिन अगर आगे उनको कोई तसल्ली बख्श रिजल्ट या नतीजे नहीं मिलते हैं तो वो सीबीआई की जांच करवाने के लिए कहेंगे जी। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी ये पूछा गया था, तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि अगर परिवार लिखित शिकायत उनके पास देता है तो वो सीबीआई जांच के बारे में आगे कार्रवाई करेंगे। दोनों ही जगह, दोनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार है। भाजपा की एक नेत्री की मौत हो गई है, जो अभी फिलहाल पुलिस की जांच में ये आ रहा है कि ये कत्ल भी हो सकता है, क्योंकि 302 का पर्चा वहां पर दर्ज हो चुका है। लेकिन जो फैमिली की डिमांड पहले दिन से है, मौत की सूचना मिलने के फौरन बाद से परिवार की यही डिमांड रही है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए या किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच होनी चाहिए। इसके बाद भी भाजपा के नेता जो हैं, चाहे मुख्यमंत्री हों चाहे हरियाणा के गृह मंत्री हों, दोनों की भाषा या दोनों के लहजे ऐसे हैं कि अगर परिवार चाहता है या होना चाहिए, तो इसमें कहीं ना कहीं संदेह जो है परिवार को भी है कि सरकार और उनकी नेत्री के साथ जब ऐसा हो और उसके बाद भी हरियाणा सरकार की तरफ से वक्तव्य ऐसा हो कि जांच होना चाहिए या न्याय मिलना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा
प्रॉब्लमेटिक है या परेशान कुन करने वाली बात है। फिलहाल 2-3 चीजें और हैं कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ब्लंट इंजरी की बात कही गई है और साथ ही एफआईआर में एक बात लिखी है कि भाई के बयानों पर यह मामला दर्ज किया गया है। तो भाई के बयान में दुष्कर्म की भी शिकायत की गई थी कि 3 साल पहले सोनाली फोगाट के साथ दुष्कर्म हुआ है। तो क्या उस मामले में कोई अलग एफआईआर दर्ज होगी? इस बारे में भी मुख्यमंत्री से कल, हरियाणा के मुख्यमंत्री से कल पूछा गया था एक प्रेस वार्ता में। उन्होंने कहा कि देखते हैं आगे जिस तरह की जांच होगी तो सारी ही पहलुओं पर जांच की जाएगी। अब देखना होगा कि हरियाणा में उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। कल मुख्यमंत्री ये भी कह रहे थे कि 2-3 जांच जो है, मेडिकल टेस्ट है, वो हरियाणा में भी हो सकता है। खैर अभी इस पे कोई आधिकारिक बयान या कोई आधिकारिक जानकारी परिवार को नहीं मिली है और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या इसमें हरियाणा में कोई इस तरह की जांच होती भी है या नहीं। बिल्कुल, ये भी देखना होगा क्योंकि ये शव बरामद किया गया है गोवा से और यहाँ पर हरियाणा, वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की नेत्री थी सोनाली फोगाट और उनकी इस तरह से संदिग्ध मौत हुई है। परिवार हत्या का शक जता रहा है। हरियाणा में क्या ये जांच होती है नहीं, इस पर भी नजर रहेगी। ये आप देख रहे हैं पार्थिव शरीर कल रात को ही गोवा से बाय एयर हिसार आया है और वहां पर अभी मोहम्मद गजाली जो कि वहां पर मौजूद थे हिसार में, वहां से रिपोर्ट कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद गजाली इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले उन्हें सोमवार को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिर उनको जमानत मिल गई थी। उन पर शहर में माहौल बिगाड़ने का आरोप है। तेलंगाना के विवादास्पद और निलंबित बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को पुलिस गाड़ियों के विशाल काफिले के साथ चेरलापल्ली जेल लाया गया। हैदराबाद पुलिस ने उनके खिलाफ सख्त प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का इस्तेमाल किया, ये बताते हुए कि वो उकसावे वाले भड़काऊ भाषण देने के आदी और समुदायों के बीच लड़ाई लगाने वाले हैं, जिनकी वजह से अव्यवस्था फैल सकती है। मंगलवार सुबह राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया था जब उन्होंने एक वीडियो डाला था जिसमें पैगंबर मोहम्मद के लिए आपत्तिजनक बात की थी। शाम को लेकिन अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया, ये बताते हुए कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने से पहले जरूरी नोटिस नहीं दिया था। सोमवार से ही हैदराबाद के पुराने शहर में प्रदर्शन जारी थे। राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही थी। गिरफ्तारी से पहले राजा सिंह ने एक वीडियो जारी किया जिसमें आरोप लगाया कि हैदराबाद का माहौल बिगाड़ने के जिम्मेदार वो नहीं बल्कि तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव और मोहम्मद अली हैं, जिन्होंने मुनव्वर फारूकी के कॉमेडी शो की इजाजत दी जिसने हिंदू देवताओं का अपमान किया था। आज जो तेलंगाना का जो वातावरण खराब हुआ उसका कारण राजा सिंह नहीं, मुख्यमंत्री का बेटा केटीआर और तेलंगाना राज्य का होम मिनिस्टर महमूद अली है। एक नोट हैदराबाद पुलिस ने जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ रीसेंट इंसिडेंट जो वीडियो उन्होंने किया है उसकी वजह से नहीं किया जा रहा ये एक्शन। उनका कहना है कि एक हैबिचुअल ऑफेंडर है राजा सिंह और उनके खिलाफ 101 केसेस हैं, जिनमें से 18 कम्युनल वायलेंस या कम्युनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के केसेस हैं। और पुलिस का कहना है कि रेगुलरली वो ऐसे बयान देते हैं जिसकी वजह से फियर क्रिएट होता है, कम्युनल डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और मार्केट्स वगैरह बंद हो जाती हैं। और इस बार भी वही हुआ और यही वजह है कि राजा सिंह को अब प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और हैदराबाद से ही सांसद हैं एआईएमआईएम पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने आज जुम्मे के दिन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जुमा ईद उल मोमिनीन होता है, इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पुरअमन तरीके से अपने पूरे अफराद खानदान के साथ अपने महलों की और मुकामी मस्जिद में नमाज जुमा को अदा करिए। और हम तमाम की पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि नमाज जुमा के बाद हम कोई ऐसा नारा ना लगाए, ना कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आए जिससे हमारे दीगर अपनाए वतन को तकलीफ हो। तो शांति की अपील कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी।
और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जो संभवतः अपने जीवन की सबसे कड़ी राजनीतिक चुनौती से गुजर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में, यानी कि जो है किस तरह से वो अपना फायदा ले रहे थे अपनी कुर्सी का, ये मामले में उनके खिलाफ रिपोर्ट दी है, यानी उनकी विधायकी जा सकती है। इस पर देखते हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार की ये रिपोर्ट। गुरुवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पत्रकार पूछते रहे, मगर कोई साफ जवाब हासिल नहीं कर सके। खदान का पट्टा लेने के मामले में हेमंत सोरेन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कानून के तहत अयोग्यता की तलवार लटक रही है। इसके पहले खबर आई कि चुनाव आयोग ने उनको अयोग्य करार दिए जाने की सिफारिश राज्यपाल के पास भेजी है। इसके बाद हेमंत सोरेन की ओर से बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की रिपोर्ट की जानकारी उन्हें मीडिया से मिली है, मुख्यमंत्री दफ्तर को कहीं से जानकारी नहीं मिली है। बीजेपी नेताओं और उनके कठपुतली पत्रकारों ने ये रिपोर्ट तैयार की है। संवैधानिक अधिकारों और सरकारी एजेंसियों का सरेआम दुरुपयोग हो रहा है। बीजेपी मुख्यालय ने इन पर कब्जा कर रखा है। ऐसा भारतीय लोकतंत्र में पहले नहीं दिखा। इधर बीजेपी जेएमएम पर झारखंड के संसाधनों की लूट का आरोप लगा रही है। बीजेपी इंतजार नहीं कर रही। झारखंड के 3.25 करोड़ जनता जो आशा और विश्वास से जल जंगल जमीन की बात करने वाली पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड की जनता ने सत्ता सौंपा था, और किस तरह सत्ता में आते ही उन्होंने जल जंगल जमीन के साथ साथ जो राज्य की हमारी खनिज संपदा है किस तरह लुटवाने का काम किए, लुटवा भी रहे और अपने भी लुटने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री रहते हुए अपने भी लीज लिए, अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन जी को भी दिलाया, उनके भाई भी, उनके प्रतिनिधि भी और उनके प्रेस सलाहकार भी। ये सवाल उठ रहा है कि चुनाव आयोग ने अगर उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की तो क्या होगा। जेएमएम की सहयोगी कांग्रेस का कहना है कि सरकार चलती रहेगी और हेमंत सोरेन को ही बनाए रखने की कोशिश होगी। अब पूरी तरह से जिस तरह से मामला जा रहा है, अगर फैसला आपके खिलाफ चला जाता है तो हमारा संख्या बल है, हाँ, और हमारी सरकार रहेगी, ये बात का विश्वास दिलाते हैं। लेकिन चेहरा कौन होगा? चेहरा होगा, तय करेंगे। लेकिन जेएमएम कैंप से एक खबर आ रही है कि एक बार फिर हेमंत की ही ताजपोशी की तैयारी है। वे भी हो सकता है, और जरूरत पड़ी तो विधायकों की परेड की कराई जाएगी राजभवन में। जब जरूरत होगा तब, अब तो जरूरत अभी है नहीं। लेकिन पहली कोशिश आप लोगों को हेमंत सोरेन की ही दोबारा ताजपोशी की होगी या नए चेहरे की? निश्चित तौर पर हम लोग चाहेंगे कि हेमंत सोरेन, अगर ऐसा परिस्थिति बनती है तब वही मुख्यमंत्री रहेंगे। ये मामला अनगढ़ा के पत्थर खदान की लीज लेने से जुड़ा है। बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री रहते ये लीज लेकर हेमंत सोरेन ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कानून का उल्लंघन किया है। हालांकि हेमंत सोरेन ये पट्टा अब छोड़ चुके हैं। चुनाव आयोग का फैसला प्रतिकूल आने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास दो ही विकल्प बचा है। एक, इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए, और दूसरा, राजनीतिक फ्रंट पर अपने महागठबंधन के सहयोगियों के समर्थन से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को जल्द से जल्द बैठाएं। रांची से कैमरामैन हरिवंश के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो दिल्ली विधानसभा का एक दिन का आज सत्र बुलाया गया है। आबकारी नीति, सीबीआई रेड और विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच आज ये एक दिन का दिल्ली में विधानसभा का सत्र होगा। इस दौरान दिल्ली सरकार एक प्रस्ताव लेकर आएगी। इस प्रस्ताव में शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना के साथ साथ इस बात पर चिंता व्यक्त की जाएगी कि कुछ ताकतें दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के खिलाफ माहौल तैयार कर रही है। और वहीं आम आदमी पार्टी ने ये दावा किया है कि उसने बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल कर दिया है। गुरुवार को पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि कुछ विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बाद में कहा कि सबसे बात हो गई है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि बीजेपी 800 करोड़ रुपए लेकर उसके एक एक विधायक को 20-20 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका कोई विधायक अभी तक बिका नहीं है। उधर बीजेपी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ ड्रामा कर रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर अपने सभी विधायकों के साथ अरविंद केजरीवाल ने प्रार्थना की।
कि देश बीजेपी के ऑपरेशन लोटस से बचे। केजरीवाल ने दावा किया कि मनीष सिसोदिया पर एक्साइज मामले में सीबीआई रेड इसलिए हुई ताकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार गिराई जा सके। हम ये सोच रहे थे कि क्यों किया इन लोगों ने। उन्हें पता है कि मनीष सिसोदिया एक बहुत ही ईमानदार देशभक्त आदमी है। वो तब समझ में आया जब रेड के अगले दिन इन लोगों ने संदेश भेजा मनीष सिसोदिया जी को कि आप अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी को तोड़ के कुछ विधायकों को लेके हमारे साथ आ जाइए, हम केजरीवाल जी की सरकार गिरा के आपको सीएम बना देंगे। मैं समझता हूं मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे मनीष सिसोदिया जी जैसे साथी मिले। उन्होंने इतनी बड़ी बात, उनको सीएम बना रहे थे ये लोग, मुख्यमंत्री बना रहे थे मेरी सरकार गिरा के, उन्होंने उसको ठुकरा दिया। उन्होंने कहा मेरे को सीएम नहीं बनना। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने कहा कि कुछ विधायक संपर्क से बाहर हैं। इससे ये माहौल बनता दिखा कि क्या आम आदमी पार्टी को डर है कि विधायक टूट सकते हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने सबको अपने घर तलब किया है। विधायकों के संपर्क में आने की जहां तक बात है, मुझे पूरा विश्वास है सब संपर्क में आ जाएंगे और जिनसे बातचीत नहीं हो पा रही उनसे भी बातचीत हो जाएगी और सब यहाँ पे उपस्थित होंगे। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये कि अगर 40 विधायक तोड़ने की तैयारी कर रही है भाजपा और एक को 20 दे रही है, तो ये 800 करोड़ रुपए कहां से आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है, ये जरूरी सवाल है। लेकिन बैठक के बाद आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि सभी विधायक या तो संपर्क में आ गए हैं या फिर केजरीवाल के घर उनसे मिलने आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने फेल किया। ऑपरेशन लोटस की फेलियर को मैं आज यहां पे अनाउंस करता हूं, ऑपरेशन लोटस फेल। आज हमारे इस मुख्यमंत्री जी के आवास में आपने देखा 53 विधायक मौजूद थे। 68 विधायक है, 62 विधायक है इस बार हमारे, 53 विधायक अंदर मौजूद थे। और आज सभी विधायकों ने कहा है कि हम सब लोग अपने आखिरी सांस तक अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के इस पूरे घटनाक्रम को एक ऐसा ड्रामा बताया जो मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए किया गया। ये आजकल बहुत या तो पिक्चर देख रहे हैं, रातों रात में स्क्रिप्ट बना देते हैं। कोई भी हमारे एमएलए जो है मिल नहीं रहे, उनका नाम भी नहीं बताते, कौन फोन कर रहा है बीजेपी वाला उसका भी नाम नहीं बता रहे, मगर इनके कौन कौन विधायक नहीं मिल रहे उनका भी नाम नहीं बता रहे। अगर ये उनका नाम बता दे तो हमारे कार्यकर्ता जो है उनके घर जाकर उनको ढूंढ के ले आए और हम खुद ही विधानसभा पहुंचा देंगे। वैसे अभी आम आदमी पार्टी से पूछा जा रहा है कि उसके पास क्या प्रमाण है कि बीजेपी मनीष सिसोदिया या अन्य विधायकों को तोड़ने या खरीदने की कोशिश कर रही है। आपका दावा है कि सही समय पर सबूत मीडिया के सामने रखे जाएंगे। बात हो रही है सबूत की, तो अभी तक आम आदमी पार्टी ने ऐसा कोई सबूत सामने नहीं रखा है जो ये साबित करे कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। हाँ, बीजेपी के बारे में परसेप्शन जरूर है जो कुछ हद तक बीजेपी पर शक पैदा कर सकती है, जो कुछ हद तक लोगों को आम आदमी पार्टी के दावे पर कुछ भरोसा करने के लिए भी प्रेरित कर सकती है। लेकिन केवल परसेप्शन के आधार पर आम आदमी पार्टी के दावे या आरोप बहुत दूर तक नहीं जा सकते। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी आजम सिद्दीकी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिल्किस बानो केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर उससे जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों की रिहाई का भी परीक्षण करेगा। सुप्रीम कोर्ट अब जांच करेगा कि दोषियों की रिहाई में नियमों का पालन किया गया था या फिर नहीं किया गया। अब इस मसले पर 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। 15 अगस्त को गुजरात सरकार के बिल्किस बानो के 11 गुनहगारों की सजा माफ कर रिहाई के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है और गुजरात सरकार, केंद्र और दोषियों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने हमको मतलब योग्य समझा, इस याचिका को योग्य समझा। याचिका वहाँ पहुँच गई है, उस पर नोटिस भी दे दी गई है। अब हमारी लड़ाई ये है कि जल्दी से जल्दी इसकी फिर से सुनवाई हो
ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को हम जुटाएं और निश्चित रूप से जो भी इसमें अलग अलग पक्ष हैं उनसे बातचीत करें। वहीं दोषियों के वकील ने याचिका का विरोध किया और कहा कि तीसरे पक्ष की मांग ना सुनी जाए। पहला ऑब्जेक्शन तो हमारा ये था कि सुप्रीम कोर्ट का ये सेटल्ड कानून है कि किसी भी केस के अंदर, क्रिमिनल केस के अंदर खासकर, कोई थर्ड पार्टी का कोई राइट नहीं है, क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर कहलाता है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में, कि इस केस में जो पीएल पटिशनर थे वो खुद एक पॉलिटिकल आउटफिट्स थे, एक आई थिंक सीपीआईएम का था और एक तृणमूल कांग्रेस की थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट कहीं भी किसी भी हालत में 92 से लॉ सेटल्ड है, ये परमिट नहीं कर सकता कि कोई थर्ड पार्टी ऐसे केसेस में इंटरफेयर करे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये जांच करेंगे कि दोषियों की रिहाई में गुजरात सरकार ने नियमों का पालन किया था या नहीं। ये गलत है कि हमारे आदेश पर उनको रिहा किया गया। अदालत ने तो सिर्फ सरकार को नियमों के मुताबिक विचार करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। बिल्किस के गुनाहगार भले ही जेल से बाहर आ गए हों, लेकिन कानून का शिकंजा उन पर अभी भी कसा हुआ है। सवाल ये है कि इतने जघन्य अपराध के दोषी क्या इतनी हल्की सजा पाकर छोड़े जा सकते हैं। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके बता दिया है कि ये मुद्दा गंभीर है और वो इसका परीक्षण करने को तैयार है। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला के साथ आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी आतंकवादियों पर भारतीय सेना की कार्रवाई के दौरान पकड़े गए एक आतंकी ने कई अहम खुलासे किए। इसमें उसने पाकिस्तानी सेना के एक कर्नल के आदेश पर पैसा लेकर भारतीय चौकी पर हमले की बात मानी है। देखते इस पे रिपोर्ट। राजौरी के सैनिक अस्पताल में एक पाकिस्तानी आतंकवादी का इलाज हो रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जब तबारक हुसैन फेंस काटने की कोशिश कर रहा था, तब जवानों की गोली से वो जख्मी हो गया। सेना के मुताबिक तबारक सेना के कैंप पर आत्मघाती हमले की मंशा से आया था। जब उसे जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया तो उसकी जान बचाने के लिए सैनिकों ने अपना खून दिया। ये भारतीय सेना के फौजियों की महानता है कि उन्होंने अपना खून दिया है। और इसमें जब ये तुरंत आया था और हमें खून का, इसके ग्रुपिंग का भी पता नहीं था, तो इमरजेंसी में हमको ओ नेगेटिव ग्रुप का खून देना पड़ा था, जो कि बहुत ही रेयर मिलता है। लेकिन हमारे फौजियों का खून चाहे बहाने आया हो, लेकिन इसको फौजियों के खून में ही बचाया। ये दूसरा मौका है जब पीओके के कोटली के रहने वाले तबारक हुसैन को घुसपैठ की कोशिश में पकड़ा गया है। सेना के मुताबिक 2016 में तबारक और उसका भाई इसी इलाके में पकड़े गए थे, लेकिन 2017 में मानवीय आधार पर उसे वापस दे दिया गया। पकड़े गए आतंकवादी ने कैमरे पर माना कि पाकिस्तान के एक खुफिया अधिकारी ने हमले के लिए उसे 30,000 रुपए दिए थे। किस मकसद से आए थे पोस्ट के पास? मरने के लिए। मरने के लिए आए थे? क्या बोला गया था वहां पे? किसने भेजा था? चौधरी यूनुस ने। चौधरी यूनुस ने। वो कौन है? चौधरी यूनुस कौन है? चौधरी यूनुस कौन है? आर्मी है। आर्मी है। आर्मी है कि उन्हें की आख्या तुमने? चौधरी यूनुस ने की आख्या की करना है? उन्हें पैसे दिए। कितने पैसे दिए थे? कितने पैसे दिते? कर्नल है आर्मी का, कितने पैसे दिते सी उन्हें? 3,000। सेना का कहना है कि 48 घंटों के भीतर राजौरी इलाके में घुसपैठ की 2 कोशिशें नाकाम की गई। मंगलवार को 2 आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश में मारे गए और उनसे एक AK राइफल और 3 मैगजीन बरामद की गई। अभी ये साफ नहीं है कि तबारक से कोई हथियार बरामद किया गया है या नहीं। सेना का कहना है कि ऑपरेशन के बाद तबारक अच्छा महसूस कर रहा है। और भी आज की हालत में भी जब मरीज बेड पर है तो इसको हमारे फौजी अपने हाथ से खाना खिलाते। पीर पंजाल पहाड़ों के इस तरफ सुरक्षा फोर्सेस ने उरी सेक्टर में भी एक घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाया। पुलिस के मुताबिक 3 घुसपैठियों को मार दिया गया। जाहिर सी बात है, नियंत्रण रेखा पे कुछ खामोशी के बाद एक बार फिर घुसपैठ की कोशिशों में काफी तेजी आई है। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया की।
दिल्ली के एम्स अस्पताल में मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर बीमार होने की कगार पर है। एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मेस में गंदगी, कीड़े और सड़ी गली सब्जियों की शिकायत की है। साल भर से शिकायतें की जा रही है, लेकिन प्रशासन सुन तक नहीं रहा। सोचिए, जो डॉक्टर औरों का इलाज करते हैं, अगर वो खुद ही बीमार हो जाएंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराएगी नहीं तो फिर क्या होगी। देखते हैं रिपोर्ट। कीड़े रेंग रहे हैं, जहाँ रोटी बन रही वहाँ छिपकली रेंग रही है, और जो रायता वहाँ पे कीड़े मतलब ऐसे बुलबुला रहे हैं। तो साफ सफाई की तो बात है ही नहीं। इतना अनहेल्दी खाना हम लोग खा रहे थे, हम लोग बीमार पड़ रहे थे, हमें पता ही नहीं चल रहा था। मतलब मुझे अपने आप को दुख हो रहा है कि मैं इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ। ये तकलीफ दिल्ली के एम्स के डॉक्टरों की है। मेस के बाहर गंदगी से स्वागत, भीतर आलू की बीमार हालत और प्याज की ऐसी क्वालिटी, वो भी तब जब साफ सफाई को लेकर शोर हो चुका है। अब से पहले सड़ी गली सब्जियां, कीड़े और मरे हुए चूहे तक इस मेस में निरीक्षण के दौरान मिल चुके हैं। फिलहाल हम एम्स के एक मेस में हैं, 7 नंबर मेस इसको कहा जाता है। चीजें यहाँ पर चल रही हैं, जो लोग काम करने वाले लोग हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी शिकायतें और शोर के बाद भी स्थिति क्या है, ये इस तरीके का आलू अब भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए, और प्याज आप देखिए, कीड़े फिलहाल नहीं है यहाँ पर, कीड़ों की तस्वीरें हैं लेकिन कीड़े फिलहाल नहीं। लेकिन ये प्याज आप देखिए। एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब हम एक देश के जो सर्वोत्तम जो हॉस्पिटल है उसमें जब हम अपना दिल से पूरा 100% मरीजों के लिए देते हैं, तो कम से कम हम इतना तो डिजर्व करते हैं कि एक इज्जत से खाना खा ले दो टाइम की। एम्स की रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन पिछले साल भर में कई बार शिकायत कर चुकी है, पर बात अनसुनी हुई तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम भी आई और यहाँ का खाना नहीं खाने लायक करार दिया। लेकिन प्रशासन को उस पर भी एतबार नहीं। यहाँ की रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, स्टूडेंट एसोसिएशन, SYS एसोसिएशन एंड पसाई के भी लोग इस इंस्पेक्शन के पार्ट बने, सिक्योरिटी ऑफिसर्स पार्ट बने, एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग के साथ रिटर्न में ये हुआ कि ये खाना जो खाने के लायक नहीं है, किसी के भी खाने लायक ये खाना नहीं है, इसको तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। ये सब करके हमने मेस को तुरंत बंद करना चाहा। 1 घंटे बाद पता लगता है कि मेस को वापस खोल दिया गया। हमने जब एम्स का पक्ष जानने को लेकर हॉस्टल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संदीप अग्रवाल से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बताने को कुछ भी नहीं। व्यवस्था बीमार है और डॉक्टर लाचार। ये उस अस्पताल का हाल है जहां तमाम जगहों से मिली नाउम्मीदी उम्मीद में बदलती है, पर इलाज करने वाले डॉक्टर यहां बीमार होने के कगार पर हैं। यह हालत तब है जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री खान पान को लेकर तमाम दावे करते हैं, पर उन दावों का मानो यहां दम निकल रहा हो। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और अब बात करते हैं राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी उफान पर है और खतरे के निशान से वो ऊपर है, 15 मीटर ऊपर बह रही है और इसके चलते इलाके में यहाँ पर बाढ़ आ गई है और 80 गांवों का संपर्क यहाँ पर कट गया है। तो एक काफी बड़ी संख्या में गांव है जिनका संपर्क टूट गया है। सेना की एक टुकड़ी और SDRF की 4 टीमें राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। हाल यह है कि मुक्ति धाम में पानी भर गया है और अंतिम संस्कार करना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के मुरैना के कई इलाकों में हालात काफी खराब हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे 15 लोगों को वायुसेना की मदद से हेलीकॉप्टर की जरिए जो है सुरक्षित बाहर निकाला गया है। राजस्थान के धौलपुर की तस्वीर और साथ ही मध्य प्रदेश के मुरैना की तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम झारखंड की। किस तरह से वहां पर सियासत इस वक्त काफी गरमाई हुई है। सियासी लिहाज से आज का दिन झारखंड के लिए बहुत अहम है। खासतौर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए राज्यपाल रमेश बैस खनन लीज पट्टा आवंटन मामले में चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर अपना फैसला सुनाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग ने सोरेन को इस मामले में दोषी मानकर उनकी विधानसभा की सदस्यता को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि राज्यपाल उन्हें कितने वक्त तक के लिए चुनाव लड़ने से वंचित करने का फैसला लेते हैं। और साथ ही झारखंड राजभवन पर सबकी नजर आज रहेगी और तरह तरह की सियासी कयासबाजी भी यहां पर चलती रहेगी। और जो ताजा घटनाक्रम हुआ है
हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है और लिखा है कि संवैधानिक संस्थानों को तो खरीद लोगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे। झारखंड के हमारे हजारों मेहनती पुलिसकर्मियों का ये स्नेह और यहाँ की जनता का समर्थन ही मेरी ताकत है। तैयार हैं हम, जय झारखंड। और झारखंड के निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है और ये लिखा है सरयू राय ने कि चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन द्वारा खनन पट्टा लेना पद का लाभ के पद का लेना माना है और इन्हें अयोग्य ठहराने की अनुशंसा की है। पद का लाभ भ्रष्ट आचरण है या नहीं, ये माननीय राज्यपाल को देखना है। भ्रष्ट आचरण होने पर 0 से 7 वर्ष तक चुनाव आयोग से चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने का प्रावधान है। और रांची में ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद है मनीष कुमार, राजभवन के बाहर ही मौजूद है। मनीष, संवैधानिक संस्थाओं को खरीद लेने की बात यहां पर कर रहे हैं हेमंत सोरेन, क्या सोरेन की कुर्सी और विधायकी जाती हुई दिख रही है? और आप राजभवन के बाहर मौजूद हैं, क्या संभावनाएं दिख रही हैं? देखिए, ये संभावना तय है कि चुनाव आयोग ने उन्हें ये खनन पट्टा मामले में उन्हें दोषी पाया है और उन्होंने अपनी अनुशंसा राजभवन को भेज दी है। अब राजभवन ने कल इस मामले में कोई फैसला ना लेकर आज वो फैसला लेंगे और अपना फैसला जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कन्वे भी करेंगे। वो हो सकता है कि राज्यपाल उन्हें बुलाएं या राज्यपाल अपने प्रधान सचिव के माध्यम से अपना जो भी फैसला है वो मुख्यमंत्री और मीडिया को कन्वे करा दें। आज ये फैसला क्यों आ रहा है, इसके बारे में यही बता रहे हैं, जो बीजेपी के सूत्र ये बता रहे हैं कि उन्हें ये मालूम है कि जो भी फैसला आएगा राज्यपाल का, या भले ही उन्हें उनके वर्तमान विधायकी से तो उन्हें अयोग्य करार दिया ही जाएगा, साथ ही साथ वो अगर सजा सुनाते हैं तो इन सभी मामलों में हेमंत सोरेन के बारे में उन्हें मालूम है कि हेमंत सोरेन सर्वोच्च न्यायालय में इसे चुनौती देने के लिए वो तैयार बैठे हैं। लेकिन अगर आज के दिन में अगर राज्यपाल फैसला देते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय में आज एक मुख्य न्यायाधीश का आज अंतिम दिन है, नए मुख्य न्यायाधीश आएंगे और शनिवार रविवार है, तो इसलिए सोमवार तक वो कम से कम चुनौती नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होता है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है कि राज्यपाल का फैसला क्या है, उसका स्वरूप क्या है, या उन्हें तुरंत ही वो बर्खास्त भी कर देते हैं। तो ये सारी संभावनाएं हैं, अब सब कुछ निर्भर है राज्यपाल के ऊपर। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी या आरजेडी, जो भी उनके समर्थक विधायक हैं, वो यह मानकर चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी और इसी के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सारे महागठबंधन के विधायकों को एकजुट रखने के लिए कल से ही उन्हें अपने उनके साथ संपर्क में हैं। जी जया, आप बता रहे हैं महागठबंधन के बाकी नेताओं के संपर्क में हेमंत सोरेन। आपसे समझना चाह रहे हैं, अगर बर्खास्त की या राज्यपाल का जो भी फैसला अगर खिलाफ आता है मुख्यमंत्री के, तो अगला मुख्यमंत्री कौन, वो चेहरा कौन होगा, क्या तैयारियां उसको लेकर? देखिए जया, ये जो आज जो फैसला आना है ये कोई अप्रत्याशित नहीं है, ये संभावित है और इसके बारे में पिछले 2 हफ्ते से कम खासकर जैसे ही चुनाव आयोग में जो बहस थी वो पूरी हुई, उसके बाद कयास लगाई जाने लगी। अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते हेमंत सोरेन ने महागठबंधन के सभी विधायकों की बैठक भी बुलाई थी। तो ये तय है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगर राज्यपाल के फैसले के बाद में कुर्सी जाती है तो अगला मुख्यमंत्री वो भी जेएमएम का ही होगा, क्योंकि जेएमएम के 30 विधायक हैं और दूसरा जो मुख्यमंत्री भी है वो सोरेन परिवार से ही होगा। वो हो सकता है उनके पिता हो या उनकी पत्नी कल्पना सोरेन हो। जया, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। आप राजभवन के बाहर रांची में ही मौजूद है, जैसे ही वहां से कोई अपडेट आएगा आपके पास हम जरूर लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीजेपी की नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत का मामला जो है उसमें एक नया मोड़ आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शव पर चोट के कई निशान पाए गए हैं। रिपोर्ट में मौत का कारण तो नहीं बताया गया है, लेकिन विस्रा और टिश्यू आगे की जांच के लिए भेजे गए हैं। गोवा पुलिस ने भी परिवार की मांग पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। उस वक्त वो गोवा में थी जब उनकी मौत की खबर आई। उनका शव होटल से बरामद किया गया। इस पूरे मामले में सोनाली फोगाट का जो पीए है सुधीर सांगवान और सुखविंदर नाम का शख्स वो आरोपी है।
पुलिस ने होटल का सीसीटीवी फुटेज और सोनाली फोगाट का मोबाइल जब्त कर लिया है। इधर सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर हिसार पहुंच गया है। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सोनाली फोगाट की मौत आपको बता दें 23 अगस्त को गोवा में हुई थी। पहले हार्ट अटैक से मौत की बात बताई गई, लेकिन परिवार ने कहा कि ये हत्या है। वहाँ पुलिस प्रशासन ने हमारा साथ दिया है और आगे उम्मीद उनसे ठीक है। अगर पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं देती तो आगे की आगामी कार्रवाई जो सीबीआई जांच है या जो भी है हम उसके लिए तैयार है। ठीक है, तो आप तैयार हैं तरफ से जांच के लिए? मतलब सीबीआई जांच की मांग करेंगे आप लोग? ओके, ठीक। तो परिवार के लोग जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, क्योंकि ये चीज हमने तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए अपना एक विषय रखना है। हमारा तो परिवार के लोग आके हमको लिख के देते हैं। ये देखिए, इस वक्त मैं पोस्टमार्टम गृह जो है हिसार सिविल हॉस्पिटल का वहाँ पर खड़ा हूँ। ये मेरे पीछे जो है ये पोस्टमार्टम गृह है। यहीं पर जो है आप कह सकते हैं पोस्टमार्टम कक्ष में सोनाली फोगाट का जो पार्थिव शरीर है उसको यहाँ पर रखा गया है। कल गोवा से रात दिल्ली बाई एयर पहुँचा वो, और उसके बाद उनके भाई उसको लेकर यहाँ हिसार आ गए। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है अंतिम संस्कार के बारे में, तो करीब 9 बजे यहाँ से या 9 बजे के बाद यहाँ से शरीर को जो है घर पे ले जाया जाएगा, जो यहाँ से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है, और उसके बाद करीब 11 बजे जो है इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जहाँ तक जांच की बात है, तो जांच में धारा 302 के तहत मुकदमा जो है गोवा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। इनके साथ जो 2 लोग गोवा गए थे, जो दोनों पीए बताए जा रहे हैं, उन दोनों को भी वहाँ पर फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। सबसे अहम बात यह है कि परिवार, उनके भाई की बाइट आपने सुनी जिसमें वो कह रहे हैं कि गोवा पुलिस की जांच से वो संतुष्ट हैं, लेकिन अगर आगे उनको कोई तसल्ली बख्श रिजल्ट या नतीजे नहीं मिलते हैं तो वो सीबीआई की जांच करवाने के लिए कहेंगे। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी ये पूछा गया था, तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि अगर परिवार लिखित शिकायत उनके पास देता है तो वो सीबीआई जांच के बारे में आगे कार्रवाई करेंगे। दोनों ही जगह, दोनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार है। भाजपा की एक नेत्री की मौत हो गई है, जो अभी फिलहाल पुलिस की जांच में ये आ रहा है कि ये कत्ल भी हो सकता है, क्योंकि 302 का पर्चा वहां पर दर्ज हो चुका है। लेकिन जो फैमिली की डिमांड पहले दिन से है, मौत की सूचना मिलने के फौरन बाद से परिवार की यही डिमांड रही है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए या किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच होनी चाहिए। इसके बाद भी भाजपा के नेता जो हैं, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे हरियाणा के गृह मंत्री हों, दोनों की भाषा या दोनों के लहजे ऐसे हैं कि अगर परिवार चाहता है या होना चाहिए, तो इसमें कहीं ना कहीं संदेह जो है परिवार को भी है कि सरकार और उनकी नेत्री के साथ जब ऐसा हो और उसके बाद भी हरियाणा सरकार की तरफ से वक्तव्य ऐसा हो कि जांच होना चाहिए या न्याय मिलना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है या परेशान कुन करने वाली बात है। फिलहाल 2-3 चीज़ें और हैं कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ब्लंट इंजरी की बात कही गई है, और साथ ही एफआईआर में एक बात लिखी है कि भाई के बयानों पर यह मामला दर्ज किया गया है। तो भाई के बयान में दुष्कर्म की भी शिकायत की गई थी कि 3 साल पहले सोनाली फोगाट के साथ दुष्कर्म हुआ है। तो क्या उस मामले में कोई अलग एफआईआर दर्ज होगी, इस बारे में भी मुख्यमंत्री से कल, हरियाणा के मुख्यमंत्री से कल पूछा गया था एक प्रेस वार्ता में। उन्होंने कहा कि देखते हैं आगे जिस तरह की जांच होगी तो सारी ही पहलुओं पर जांच की जाएगी। अब देखना होगा कि हरियाणा में उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। कल मुख्यमंत्री ये भी कह रहे थे कि 2-3 जांच जो है, मेडिकल टेस्ट है, वो हरियाणा में भी हो सकता है। खैर, अभी इस पे कोई आधिकारिक बयान या कोई आधिकारिक जानकारी परिवार को नहीं मिली है, और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या इसमें हरियाणा में कोई इस तरह की जांच होती भी है या नहीं। चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त की घोषणाओं को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से सर्वदलीय बैठक के जरिए इस मुद्दे पर एक राय बनाने की बात कही थी। निर्वाचन आयोग ने भी कहा कि इस बारे में नियम, कायदे, कानून बनाने का काम उसका नहीं बल्कि सरकार का है। वहीं सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कानून बनाने का मामला इतना आसान नहीं है। कुछ विपक्षी दल इस तरह की मुफ्त की घोषणा करने को संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति के अधिकार का अंग मानते हैं।
अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं कि चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली बेंच इस मामले पर आखिरकार क्या फैसला सुनाती है। और वहीं एक और मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर 2007 में भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। आज सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार की ओर से मुकदमे की इजाजत न देने के खिलाफ दी गई याचिका पर फैसला सुनाएगा। राज्य सरकार ने मई 2017 में सबूतों को नाकाफी बताते हुए मुकदमे की इजाजत से मना किया था। बाद में 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट इसे सही ठहरा चुका है। और बात करते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह की, जो एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इससे पहले उन्हें सोमवार को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिर उनको जमानत मिल गई थी। उन पर शहर में माहौल बिगाड़ने का आरोप है और ये पहली बार नहीं है, उन पर बहुत से ऐसे मुकदमे पहले भी दर्ज हुए हैं। तेलंगाना के विवादास्पद और निलंबित बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को पुलिस गाड़ियों के विशाल काफिले के साथ चेरलापल्ली जेल लाया गया। हैदराबाद पुलिस ने उनके खिलाफ सख्त प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का इस्तेमाल किया, ये बताते हुए कि वो उकसावे वाले भड़काऊ भाषण देने के आदी और समुदायों के बीच लड़ाई लगाने वाले हैं, जिनकी वजह से अव्यवस्था फैल सकती है। मंगलवार सुबह राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया था, जब उन्होंने एक वीडियो डाला था जिसमें पैगंबर मोहम्मद के लिए आपत्तिजनक बात की थी। शाम को लेकिन अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया, ये बताते हुए कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने से पहले जरूरी नोटिस नहीं दिया था। सोमवार से ही हैदराबाद के पुराने शहर में प्रदर्शन जारी थे। राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही थी। गिरफ्तारी से पहले राजा सिंह ने एक वीडियो जारी किया जिसमें आरोप लगाया कि हैदराबाद का माहौल बिगाड़ने के जिम्मेदार वो नहीं बल्कि तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव और मोहम्मद अली हैं, जिन्होंने मुनव्वर फारूकी के कॉमेडी शो की इजाजत दी जिसने हिंदू देवताओं का अपमान किया था। आज जो तेलंगाना का जो वातावरण खराब हुआ उसका कारण राजा सिंह नहीं, मुख्यमंत्री का बेटा केटीआर और तेलंगाना राज्य का होम मिनिस्टर महमूद अली है। एक नोट हैदराबाद पुलिस ने जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ रीसेंट इंसिडेंट जो वीडियो उन्होंने किया है उसकी वजह से नहीं किया जा रहा ये एक्शन। उनका कहना है कि एक हैबिचुअल ऑफेंडर है राजा सिंह और उनके खिलाफ 101 केसेस हैं, जिनमें से 18 कम्युनल वायलेंस या कम्युनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के केसेस हैं। और पुलिस का कहना है कि रेगुलरली वो ऐसे बयान देते हैं जिसकी वजह से फियर क्रिएट होता है, कम्युनल डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और मार्केट्स वगैरह बंद हो जाती हैं। और इस बार भी वही हुआ और यही वजह है कि राजा सिंह को अब प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और वहीं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आज जुमे के दिन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जुमा ईद उल मोमिनीन होता है, इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पुरअमन तरीके से अपने पूरे अफराद खानदान के साथ अपने महलों की और मुकामी मस्जिद में नमाज जुमा को अदा करिए। और हम तमाम की पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि नमाज जुमा के बाद हम कोई ऐसा नारा ना लगाए, ना कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आए जिससे हमारे दीगर अपनाए वतन को तकलीफ हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली की सियासत की, जो कि इस वक्त काफी गरमाई हुई है। आबकारी नीति, सीबीआई रेड और विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच आज एक दिन का दिल्ली विधानसभा का सत्र आयोजित किया गया है। इस दौरान दिल्ली सरकार एक प्रस्ताव लाएगी। इस प्रस्ताव में शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे कामों की सराहना के साथ साथ इस बात पर चिंता व्यक्त की जाएगी कि कुछ ताकतें दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे विकास के कामों के खिलाफ माहौल तैयार कर रही हैं। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि उसने बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल कर दिया है। गुरुवार को पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि कुछ विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बाद में ये कहा गया कि सबसे बात हो गई।
आपका दावा है कि बीजेपी 800 करोड़ रुपए लेकर उसके एक एक विधायक को 20-20 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका कोई विधायक अभी तक बिका नहीं है। उधर बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये सब ड्रामा कर रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर अपने सभी विधायकों के साथ अरविंद केजरीवाल ने प्रार्थना की कि देश बीजेपी के ऑपरेशन लोटस से बचे। केजरीवाल ने दावा किया कि मनीष सिसोदिया पर एक्साइज मामले में सीबीआई रेड इसलिए हुई ताकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार गिराई जा सके। हम ये सोच रहे थे कि क्यों किया इन लोगों ने। उन्हें पता है कि मनीष सिसोदिया एक बहुत ही ईमानदार देशभक्त आदमी है। वो तब समझ में आया जब रेड के अगले दिन इन लोगों ने संदेश भेजा मनीष सिसोदिया जी को कि आप अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी को तोड़ के कुछ विधायकों को लेके हमारे साथ आ जाइए, हम केजरीवाल जी की सरकार गिरा के आपको सीएम बना देंगे। मैं समझता हूं मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे मनीष सिसोदिया जी जैसे साथी मिले। उन्होंने इतनी बड़ी बात, उनको सीएम बना रहे थे ये लोग, मुख्यमंत्री बना रहे थे मेरी सरकार गिरा के, उन्होंने उसको ठुकरा दिया। उन्होंने कहा मेरे को सीएम नहीं बनना। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने कहा कि कुछ विधायक संपर्क से बाहर हैं। इससे ये माहौल बनता दिखा कि क्या आम आदमी पार्टी को डर है कि विधायक टूट सकते हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने सबको अपने घर तलब किया है। विधायकों के संपर्क में आने की जहां तक बात है, मुझे पूरा विश्वास है सब संपर्क में आ जाएंगे और जिनसे बातचीत नहीं हो पा रही उनसे भी बातचीत हो जाएगी और सब यहाँ पे उपस्थित होंगे। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये कि अगर 40 विधायक तोड़ने की तैयारी कर रही है भाजपा और एक को 20 दे रही है, तो ये 800 करोड़ रुपए कहां से आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है, ये जरूरी सवाल है। लेकिन बैठक के बाद आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि सभी विधायक या तो संपर्क में आ गए हैं या फिर केजरीवाल के घर उनसे मिलने आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने फेल किया। ऑपरेशन लोटस की फेलियर को मैं आज यहां पे अनाउंस करता हूं, ऑपरेशन लोटस फेल। आज हमारे इस मुख्यमंत्री जी के आवास में आपने देखा 53 विधायक मौजूद थे, 68 विधायक है, 62 विधायक है इस बार हमारे, 53 विधायक अंदर मौजूद थे और आज सभी विधायकों ने कहा है कि हम सब लोग अपने आखिरी सांस तक अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के इस पूरे घटनाक्रम को एक ऐसा ड्रामा बताया जो मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए किया गया। ये आजकल बहुत या तो पिक्चर देख रहे हैं, रातों रात में स्क्रिप्ट बना देते हैं, कोई भी हमारे एमएलए जो है मिल नहीं रहे, उनका नाम भी नहीं बताते, कौन फोन कर रहा है बीजेपी वाला उसका भी नाम नहीं बता रहे, मगर इनके कौन कौन विधायक नहीं मिल रहे उनका भी नाम नहीं बता रहे। अगर ये उनका नाम बता दे तो हमारे कार्यकर्ता जो है उनके घर जाकर उनको ढूंढ के ले आए और हम खुद ही विधानसभा पहुंचा देंगे। वैसे अभी आम आदमी पार्टी से पूछा जा रहा है कि उसके पास क्या प्रमाण है कि बीजेपी मनीष सिसोदिया या अन्य विधायकों को तोड़ने या खरीदने की कोशिश कर रही है। आपका दावा है कि सही समय पर सबूत मीडिया के सामने रखे जाएंगे। बात हो रही है सबूत की, तो अभी तक आम आदमी पार्टी ने ऐसा कोई सबूत सामने नहीं रखा है जो ये साबित करे कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। हाँ, बीजेपी के बारे में परसेप्शन जरूर है जो कुछ हद तक बीजेपी पर शक पैदा कर सकती है, जो कुछ हद तक लोगों को आम आदमी पार्टी के दावे पर कुछ भरोसा करने के लिए भी प्रेरित कर सकती है। लेकिन केवल परसेप्शन के आधार पर आम आदमी पार्टी के दावे या आरोप बहुत दूर तक नहीं जा सकते। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी आजम सिद्दीकी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। नोएडा के ट्विन टावर को गिराने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सेक्टर 93A में सुपरटेक ट्विन टावर को ढहाने की तैयारियां पूरी हो गई है। कल विस्फोटक लगाकर सभी मंजिलों को तार से जोड़ दिया गया है। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ और नोएडा पुलिस कमिश्नर ने तैयारियों का जायजा लिया। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने ध्वस्तीकरण के लिए जिम्मेदार एडिफिस के प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता से बात की। आइए सुनते हैं।
हमारे साथ मयूर हैं। मयूर आज क्या हुआ? आज आप लोगों की फाइनल मीटिंग हो गई। मयूर को बता दें फिर से, मयूर हमारे साथ बात करते रहते हैं। एडिफाइस कंपनी जो इस ध्वस्तीकरण को कर रही है उसके प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं, मैनेजर हैं। मयूर, आज क्या फाइनल टच हो गया? सारा काम पूरा एक्सप्लोजिव लगा दिया आपने? यस, टोटल एक्सप्लोजिव, इंटरकनेक्शन ऑफ फ्लोर्स, सब कुछ कंप्लीट है। सीईओ मैडम ने विजिट कर ली है और बहुत पॉजिटिव से आज ऑल स्टेक होल्डर से क्लियरेंस मिल गया है। 28 को 2:30 बजे अभी इसको होना ही। अब मतलब कुछ नहीं रोक सकता? भगवान रोक सकता है उसको, भगवान के ऊपर कोई नहीं जा सकता। भगवान के ऊपर नहीं जा सकता कुछ। तो जो आप लोग कल बता रहे थे कि इंटरनेट कनेक्शंस का काम चल रहा था कि एक फ्लोर को दूसरे फ्लोर से जोड़ने का जो ब्लास्ट के लिए वायरिंग थी वो पूरी हो गई सर? 100%। कितना एक्सप्लोजिव लगाया आपने? 3700 किलो। 3700 किलो। देखिए सर, आपने पूरी तैयारी करी है। बगल में ये जो कपड़ा है वो किस तरीके का जो आप लोगों ने कवर किया है? नॉन वूवन जियो टेक्सटाइल। इससे क्या होगा? मतलब कोई भी अगर मलबा कोई छटक के बाहर उड़ता है तो ये कपड़ा उसको रोकने में सक्षम है। ये कपड़ा रोकने में सक्षम है। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? हम सभी लोग कॉन्फिडेंट है, अथॉरिटी कॉन्फिडेंट है, आप तो है ही हैं, लेकिन चूंकि आप लोग कर रहे हैं और इंडिया में इतना बड़ा ध्वस्तीकरण कभी नहीं हुआ, इतने नज़दीक नहीं हुआ, उसको लेकर के कितने आश्वस्त हैं आप? हम लोग जो हमारे अफ्रीकन एक्सपर्ट्स है वो लोग की टेक्नोलॉजी पे हमको पूरा भरोसा है, क्योंकि ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है उन लोगों का। लोग ने 108 मीटर, 90 मीटर, 100 मीटर, 80 मीटर की सारी बिल्डिंगें वो ध्वस्त कर चुके हैं। उन्होंने उनकी लाइफ में 500 से ज़्यादा इम्प्लोजन किए हैं। जो आप मतलब गूगल पे सर्च कर सकते हैं उनकी कंपनी के नाम से। तो हम लोग तो एकदम आश्वस्त है और कॉन्फिडेंट है। अच्छा, जो मलबा है वो कितना आप लोगों ने एक जोन बनाया होगा आसपास बिल्डिंग के? कितने मीटर में वो मलबा पूरा गिराएंगे आप लोग? जोन नहीं है वो, जो बिल्डिंग की फुटप्रिंट है, मतलब हमारा जो कैंपस है पूरा सुपरटेक ट्विन टावर का, मलबा उससे बाहर नहीं जाना है। हाँ, हल्का फुल्का कोई एक आधा रौड़ा पत्थर रोल होके आ सकता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सबसे ज़्यादा चिंता लोगों को आसपास के, और ये नोएडा के बिल्डिंग वालों के नहीं, आसपास के लोगों की भी काफ़ी चिंता है कि धूल उड़ेगी। उस धूल का कितना असर हो सकता है? जाहिर सी बात है, आप लोगों ने स्वीपिंग का इंतजाम किया है, आप लोगों के लोग रहेंगे सफाई करने के लिए, नोएडा अथॉरिटी के रहेंगे, लेकिन एटमॉस्फेयर में कितनी देर तक धूल रह सकती है? 10 से 12 मिनट। 10 से 12 मिनट उसके बाद अपने आप सेटल हो जाएगी धूल, और उसके बाद क्लीनिंग की प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो 2:30 बजे दोपहर रविवार को आप भगवान के अलावा मतलब बिल्कुल तैयार है आप लोग? 100%। कितनी दूर से बटन दबाएंगे यहाँ पे? 100 मीटर बिल्डिंग के फेस से 100 मीटर आगे से, 100 से प्लस ही होगा। तो कहाँ पे अभी आप लोगों ने बना लिया है? उस दिन नहीं, हम ओपन में ही रहेंगे, कुछ उसके लिए कवर शेल्टर की कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन उस दिन जो हिसाब से विंड डायरेक्शन रहेगा उसके अपोजिट साइड हम खड़े रहेंगे, नहीं तो वही धूल हमारे पे आ जाएगी। 600 मीटर तक जो है पूरे इलाके को सील कर दिया जाएगा, और जो रिमोट है वो लगभग 100 मीटर के दूर रहेगा, जिसको दबा करके ये ब्लास्ट किया जाएगा। तो फिलहाल आप देखेंगे कि बिल्डिंग के सामने आने जाने का रास्ता लगभग 50 मीटर का रास्ता है, वो अभी ही सील कर दिया गया है, ताकि कोई आए जाए ना। जो लेबर अंदर काम कर रहे हैं और जो लोग अधिकारी हैं उन्हीं को इसमें लिखा हुआ है खतरा विस्फोट क्षेत्र, क्योंकि अब विस्फोटक लगा दिया गया है, तो इसलिए किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्ट्स ही अंदर जा रहे हैं। सहयोगी कनन पात्रा के साथ नोएडा ट्विन टावर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अब तो चला है आपको टॉप 5 खबरें बताने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है, बताना है किन खबरों को चैनल पर आप पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। दूसरी खबर, झारखंड से जहां लाभ के पद के मामले में घिरे हेमंत सोरेन, खतरे में है कुर्सी। तीसरी खबर, राजधानी दिल्ली से जहां शराब नीति संग्राम पर आज विधानसभा का एक दिन का सत्र बुलाया गया है। चौथी खबर, क्या 15 साल पुराने भड़काऊ भाषण मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर चलेगा केस। पांचवी और आखिरी खबर, राजधानी दिल्ली के एम्स के डॉक्टरों की खबर, जहां खराब खाना उनको दिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं।